रोजगार नीति में सुधार को लेकर के देश की बात फाउंडेशन ने किया प्रेस वार्ता। सूरत शहर के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं समेत पत्रकार एवं सम्मानित जनता यहां पर रही मौजूद। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सूरत शहर के सर्किट हाउस में, जहां पर रोजगार को लेकर के रोजगार संसद के तहत देश की बात फाउंडेशन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सीधा सूरत शहर के सर्किट हाउस में। बता देना चाहते हैं आपको, देश के आज़ादी के 76 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 76 साल पूरे होने के बावजूद आज भी देश में रोजगार की नीतियों को लेकर के कहीं न कहीं से देश की जनता त्रस्त है। और कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गई, लेकिन किसी भी प्रकार से रोजगार को ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारण जो किसी भी सरकार की ऐसी नहीं अच्छी रही है, जिसके कारण कि देश की जनता को रोजगार से जूझना न पड़े। ऐसे में देश की आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए देश की बात फाउंडेशन के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और देश के कई हिस्सों में इस फाउंडेशन के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और लोगों को और आम जनता को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। अब देखना है कि आने वाले समय में किस प्रकार से कितनी प्रतिफल मिलती है और जितने भी कामदार वर्ग से जुड़े हुए लोग और निचले तबके के लोग जिन्हें रोजगार से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो कितना इस फाउंडेशन के साथ जुड़ते हैं और फाउंडेशन किस हद तक सफल होती है, ये तो फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। एक जन कोई दिया मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, जोरदार तालियों से स्वागत करें इनको। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं राकेश भाई का स्वागत करता हूँ। सर इन्होंने सबका स्वागत कराया है, हमारा स्वागत करता हूँ सबसे पहले। और आज जो मुद्दा है हमारा देश की बात, काफ़ी लोग आप में से पुराने साथी हैं, रमनलाल सर हैं, भाई हैं, साइना मैम है, डॉक्टर साहब हैं, और साथी भी काफ़ी जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, श्रीकांत सर हैं। तो काफ़ी लोग तो पिछले साल हमने जो रोजगार संवाद हर जिले में आयोजित किया था, उसमें भी आप लोग आए थे। आप लोगों का सहयोग काफ़ी रहा था। ये जो फेज़ है, दूसरा फेज़ है हमारा इस आंदोलन का। अभी हम लोग जो रोजगार संसद आयोजित कर रहे हैं, देश की बात बैनर के साथ कर रहे हैं अभी, लेकिन जो आंदोलन होगा वो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले होगा। अभी हम लोग पूरे भारत में घूम करके, क्योंकि हमें लगता है कि जब तक अपना संगठन मजबूत नहीं होगा ना, तब तक वो संगठन की उस मजबूती के साथ नहीं आ पाते।
तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक बार 3 महीने के अंदर भारत के हर जिले में, जैसे मेरा अभी ये करीब 8वां जिला है मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में, 2 राज्य का भी मेरे को प्रभार मिला है और दोनों राज्यों में हम लोग हर हफ्ते जाते ही रहते हैं एक जिले में। और उसके बाद हमारी टीम कर रही है, जैसे राव साहब ने पिछले हफ्ते नवसारी में किया है, ऐसे ही अगले हफ्ते पिछले हफ्ते गोधरा भी था और अलग अलग जिलों में होता है। कोशिश यही है कि जिस भी जिले में हम जाए वहाँ पे एक रोजगार आंदोलन समिति का हम लोग गठन करें और उस समिति के माध्यम से दिल्ली के अंदर करीब करीब 500 समिति हम लोग बना दें अभी आंदोलन से पहले, और उन समिति के माध्यम से अगर हर समिति से 10-10 लोग भी आए तो दिल्ली में 19 दिसंबर को जो सेकंड फेज आंदोलन का शुरू होने वाला है, तो करीब करीब हमारा आंकड़ा है कि 10,000 लोग हम मोटा मोटा कोशिश करेंगे, हर समिति से 20-20 लोगों का टारगेट लेके चलते हैं, तो 10,000 लोग हमारे आ जाएंगे दिल्ली के बाहर से अलग अलग संगठनों के और देश की बात फाउंडेशन के मेंबर भी मिला के उस समिति के सदस्य। अगर 10,000 लोग हम दिल्ली में इकट्ठा हो पाए तो जहाँ से आप लोग खड़े होंगे वहीं से आप लोग कोई भी बदलाव कर सकते हैं। फिर दुनिया कहीं ना कहीं हम लोगों के पीछे खड़े होंगे उस बदलाव का चेहरा देखेगी। तो शुरुआत कोशिश ये करती है कि हमें अपने 10,000 लोग कैसे करके पहुँचाने हैं, अलग अलग संगठनों को लोग अपने आप आ जाएंगे। तो मैं अपनी बात 2 फेज में रखूँगा। सबसे पहले तो मैं देश की बात फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा आप लोगों को, कुछ साथी नए भी यहाँ पर, उसके क्या सुझाव है और आप लोगों का क्या सहयोग रहेगा आंदोलन को लेकर हर तरीके से लोगों के माध्यम से, और वैसे भी आप लोग जो भी सहयोग करना चाहें या फिर कोई सुझाव भी दे सकते हैं। तो साथियों, देश की बात फाउंडेशन की अगर बात करूं तो देश की बात फाउंडेशन एक वैचारिक संगठन है। इस फाउंडेशन की स्थापना 10 फरवरी 2018 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। देश की बात फाउंडेशन के संस्थापक गोपाल राय जी हैं। गोपाल राय जी जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जैसे कि मैंने बताया वैचारिक संगठन है, इस संगठन की जरूरत क्यों महसूस हुई, तो कहीं ना कहीं सर को ये महसूस हुआ कि राष्ट्रवाद है। सकारात्मक राष्ट्रवाद मतलब एक ऐसा राष्ट्रवाद जहाँ पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव समाज में ना हो। और वहीं हम नकारात्मक राष्ट्रवाद इस चीज को मानते हैं जहाँ पर नफरत ही नफरत फैलाई जाती है, धर्म को लेकर, जातिवाद को लेकर लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। तो हम सकारात्मक राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर पूरे भारत में काम कर रहे हैं। शुरुआत मैंने बताया 2018 से हुई, जब दिल्ली में हमने बनाया संगठन। तो सबसे पहले गोपाल राय सर के यहाँ पर हम लोग वैचारिक संवाद करते थे, क्योंकि ये वैचारिक संगठन है तो लोगों से बातचीत के आधार पर ही आगे बहुत मजबूरी से सारे लोग आ गए। फिर भी हमने 7वें दिन लास्ट दिन हमारा जंतर मंतर भी आंदोलन समाप्त किया था। उसके बाद हमारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, SIS की मीटिंग भी हुई सब संगठनों से। उसके आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस साल दिल्ली में हम लोग एक बड़ा आंदोलन इसका फेज 2 स्टार्ट करेंगे। उसके लिए फिर हम लोग पूरे भारत में हम लोगों को अलग अलग स्टेट डिवाइड किए गए। जैसे मैंने बताया 2 राज्य हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ अभी, ऐसे ही सभी हमारे साथी क्रांतिकारी जो अलग अलग राज्य कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और अब हम लोग हर जिले में एक रोजगार संसद आयोजित कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हर जिले में जाके लोगों से बातचीत करें, जो अपने पुराने साथी हैं उनसे बातचीत करें, नए साथियों को ढूंढे, एक आंदोलन समिति का गठन करें, वहाँ पर कम से कम 20 लोग होगी, उस आंदोलन समिति का एक कोऑर्डिनेटर साथी बनाएं और उस आंदोलन समिति के जरिए हम लोग दिल्ली में 10,000 लोगों को टारगेट लेंगे, एक डेट निर्धारित करें कि उस दिन हम लोग इकट्ठा हों। तो हमने अभी जो डेट रखी है वो 19 दिसंबर की डेट रखी है इस आंदोलन की सेकंड फेज की, जिसमें हम लोग उसके लिए इनवाइट करने के लिए आप लोगों को बीच में आया है। तो ये अभी तक की देश की बात फाउंडेशन की जर्नी है यहाँ तक की हमारी। अब मैं थोड़ा सा राष्ट्रीय रोजगार नीति के बारे में भी आप लोगों के बीच में कुछ ही बातें रखूंगा, जो मेन चीजें हैं। उसके अलावा ड्राफ्ट आप लोगों को दे दिया गया, आप लोग पढ़िएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। आंदोलन से पहले भी अभी भी सुझाव दीजिएगा, एक हफ्ते के बाद भी एक कोऑर्डिनेटर साथी हम यहाँ का बना देंगे आप लोगों के बीच में, तो आपसे बातचीत भी करता है। देश में MSP से नीचे कोई भी फसल देंगे उस पर एक्शन होना चाहिए, लीगल काम होना चाहिए। जिस फसल से मतलब किस्मत बनाया जाता है, एक्शन बनाया जाता है, उसके जिससे बनाया जाता है उसके जो सबसे ज़्यादा मेहनत इसके लिए कर रहा है, जैसे बनने लगा रहा है। 5 साल से उनको लगातार देख रहा हूँ कोई ना कोई नया कार्यक्रम जैसे कि वो जागरूकता लाना चाहता है, लेकिन जागरूकता के मूल में कामधारा है।
रोजगार तब कि जब उसमें माँ बाप जो कामदार है वो कामदार बेकार न बने। पहला तो ये सोचना है कि आंदोलन को क्यों कतरा गया है, यूनियन क्यों बंद कर दिए गए हैं, कोई आंदोलन नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि हमारी जो धारा है वो धारा बदलनी चाहिए। आप देखिए अभी कोई भी धारा बनता है तो अपने मतलब का बना रहे हैं, लेकिन कामदारों के लिए कोई धारा ऐसा नहीं बना कि जैसे कामदारों की सुरक्षा हो। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि नहीं कि जैसा कहा जाता है हड़ताल हड़ताल नहीं हो सकती है, तो भी कानून बदलना चाहिए। डेयरी में हड़ताल नहीं हो सकती तो वहाँ अगर खून चूसे कामदार को चला लेना चाहिए। रोजगारी से पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेकार ही कितनी हो गई। रोजगार बेरोजगार तो है, लेकिन आज के युवाओं को ये सीखने की चाहिए कि कोई भी अगर काम ले लो काम तो पहले सरकार कर देना चाहिए। अगर वो काम नहीं स्वीकार करते तो क्या करें? अगर जो कामदार है वो कामदार स्वीकार करें, पहले तो हमें यूनियन को चलाना है। यूनियन की नीतियां खराब हो चुकी है। क्यों यूनियन खराब हो? मैं आज 68 साल का हूँ, 5 दशकों में उनसे चर्चा कर लूंगा 69 का। महाराष्ट्र में लड़का आया हमने भारत को फिर भी, और सूरत से लेकर महाराष्ट्र में नहा है। क्यों? फिर भी मैंने एक ही जवाब मिला, कामदार जागरूक नहीं है। अंकित भाई 5 साल से सबको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अंकित भाई को अभिनंदन होती है, बात उनकी कर ले, अंकित भाई खुद अंकित कर ले कि मुझे सुना नहीं है, ये बात मैं और बताना। मैंने राव साहब को बोला था कि राव साहब ने आज आप नहीं सकता, मेरे 5 जगह का सम्मान था, तो मैं पत्रकार सरकार और मीडिया का सचिव बनाऊं, मैडम और सचिव होती है। फिर भी मैंने ये कामना मिला क्यों कामदार होता है, हमें कामदार मान बेरोजगारी दूसरा सवाल का है। पहले जो कामदार है वो बेकार होते, उसके पहले सोचना चाहिए कि उसके घर में कहीं बता जाए, क्योंकि कानून नहीं है बना। और कानून कहाँ है? लोगों की जेब में। कानून कहाँ है? अधिकारी की जेब में। मैं थोड़ी देर भर की बात करना चाहूंगा सूरत शहर में गुजरात में गुजराती एक कामदार ने कौन भाषा सुनेगा? आप थोड़ी देर भर में जाइए, देखिए कोई गुजराती है आपकी बात बहुत सुनेगा। जब बात चलती है तो पहले तो जो रोजगार पहले तो है वो उसको संभालना चाहिए, क्योंकि यूनियन की प्रवृत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। कोई कानून बने तो कानून से पहले वो जो पुराने कानून है उसको बदलना चाहिए। क्या पुराने कानून है वो उसका वो नहीं होता है। क्यों? एक लेबर ऑफिसर आता है वो अपनी जेब भर के चला जाता है, कोर्ट में जाता है। एक मैंने किया है सिर्फ 1.5 दिन में 2 कोर्ट में निपटा है, क्योंकि कानून के जरिए। और कामदार का जहाँ भी कामदारों का यूनियन चल रहा है, जहाँ भी कामदारों का यूनियन चल रहा है उसको पहले मिलो, क्योंकि उसके जो वकील आता है उसको वकील को है कोई भी कामदार यूनियन में कोई भी काम मंजूरी नहीं करेगा। मेरे एक गुजराती सरकार की दोस्त है, उसने बोला कि आवाजी रोकवाई તમારે જો કે ટાઈમ માસ્ટર બનવું હોય ને તો એનો પડતો અહીંયા લાવો બનાય। આજે કયો યુવાન કરવા માંગે? कोई जमाने से तैयार नहीं है। मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने एक को सुबह में लगवा दिया। मुझे तो छुट्टी नहीं मिलती है, मैंने काम बोल दिया बिना कोई अपॉइंटमेंट बैठा, बिना कोई इंटरव्यू नहीं, मैं काम नहीं सकता। आप सबको मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। और अभी तो मैंने आपसे बुरी गुजारिश है, जितने भी आए हैं गए वक्त आए थे उससे कम है। मैंने मेरे पास आदमी होते हैं उसके लिए बोला था, और राव साहब जब भी बोला कि आप बनाएंगे मैं आ जाऊंगा, मेरे संगठन के साथ आऊंगा, लेकिन जिसके पास संगठन उसको ऐसा बोलो कि जो भी है उसके भी व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा और रोजाना उसमें मेरे सिर्फ कामदार के साथ कोई गुड मॉर्निंग कुछ नहीं, हमारा जो है वो चलाएगा। और मैं कल जो बिना जो मेरा कोई विक्रम भाई मेरे जो प्रेसिडेंट है उसने बोला कि ये ग्रुप में कुछ चीज डालने का है, इसलिए पूरे राष्ट्र का चल रहा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी सोच है, लेकिन आप बच्चे हो तो 5 साल में आपने बहुत अच्छा कांग्रेस उनके लिए कार्य 5 साल से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। अभी 5 साल तो 16 तारीख को पूरे हुए। फिर भी मैं कामदारों के लिए जीता हूँ और कामदारों के लिए मरूंगा। आप वो देख सकते हैं कई जगह पे कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई भी मारू नाम છે જો આરતીની ભાષામાં કહું તો મારું નામ છે એરબર્ટ ફરોક કેટીવાલા દસ્તુરામ સાહેબ, એટલે મને લોકો ફરોકવાલા બાવાજીના નામ ઓળખે। પત્રકારમાં બાવાજીનો બાઇસ્કોપ લખું છું, પત્રકારના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો છું, મારા પોતાના પેપર છે, ઘણા બધા પેપર કામ કરું છું। स्वागत सर, स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें।
वो चाहे देश के हित में हो या जन के हित में हो, तो उसे दबा दिया जाता है। तो देश की बात फाउंडेशन जो मुद्दा लेके चली है, रोजगार नीति, जो हमारे भारत की नीतियों में कहीं कहीं दूर दूर तक शामिल ना है। नीति आयोग से लेके कहीं भी सारे आयोग है, चाहे कितनी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं बनती। अभी आजादी के हम 75वें अमृत महोत्सव में भी बात करते हैं, लेकिन हर जगह हर चीज पे बात होती है, लेकिन रोजगार पे कहीं बात नहीं होती है। हमारे यह फाउंडेशन रोजगार के पर अगर बात रखता है तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, ना कि विदेशी कंपनियों को, ना कि चाइना के आए हुए सारे उद्योगों को। तो मेक इन इंडिया के तहत हमारे देश की नीतियों को पहले सही किया जाए। जैसे कि किसानों की अभी बात कही जाए तो हमारी जो किसानों की जमीनों को चाहे बुलेट के प्रोजेक्ट, मेट्रो के प्रोजेक्ट लिए जा रही है, तो उन्हें योग्य वरदान मिलना चाहिए। उन वरदान को सीधा उन तक पहुँचाया जाना चाहिए, ना कि बीच में जो टाउट है वो उनका वरदान खा जाए। इस बात पे अभी बहुत गंभीरता से भी हम उसको ये सोच सकते हैं। दूसरी बात कि हम ऐसे देश में रहते हैं जो भारत, जहाँ पे हर तरीके की बेकारी आती है। जैसे हम मौसमी बेकारी ले लो, जो हमारे यहाँ ऋतु के हिसाब से अलग अलग चक्र चलता रहता है। दिखते हैं कि किसान एक खेत में 10 किसान काम कर रहे हैं, लेकिन वाकई में 10 से 10 को रोजगार है, उनको मिल रहा योग्य वो है। तो किसान एक वो है जो भारत का अन्नदाता है। सबसे ज़्यादा नाइंसाफी तो उन्हीं के साथ हो रही है। तो सबसे पहले हमारी रोजगार नीति में उनके लिए, जैसे एमएसपी की बात की है, तो रोजगारों के अधिकारों को उनकी लोन माफी के लिए सबसे अहम भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनकी लोन माफी हुई तो किसान अपने आप आत्महत्या करना बंद हो जाएगा और किसान अपने आप से रोजगार खुद जनरेट कर सकता है। किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो रोजगार देता है। कितने सारे लोगों को किसान रोजगार देता है। वो बुनाई से लेके, सिंचाई से लेके, दिहाड़ी मजदूर से लेके वही जनरेट करता है ना, दिहाड़ी मजदूर जिसे हम कहते हैं, वो किसानों से ही जनरेट होता है। अनाज मार्केट तक आता है तो कितने सारे व्यापारी होते हैं, जैसे मानो गन्ने का व्यापारी, अनाज का व्यापारी। तो किसान ही एक हमारे पास ऐसा अहम हिस्सा है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। जैसे हमारे पास 3 सेक्टर्स चलते हैं, सेवा सेक्टर चलता है, औद्योगिक सेक्टर चलता है और किसान सेक्टर चलता है। आज की तारीख में भी हमारे देश की सबसे ज्यादा जीडीपी खेडूत पर निर्भर है और सबसे ज्यादा खेडूत ही मरा जाता है। और इस जीडीपी को कहीं ना कहीं सेवा क्षेत्र में बदलाव किया जा रहा है, जो हमारे लिए और आने वाले भविष्य के लिए एक घातक है। क्योंकि किसान, भारत का किसान दुनिया के हर देश में अपना अनाज देता है, लेकिन उसको उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। तो हमारे इस देश के फाउंडेशन आंदोलन में अगर अधिक से अधिक लोग किसान जुड़ते हैं तो किसान की आवाज़ बनने के लिए पूरा देश जुड़ेगा। ये बहुत अहम मुद्दा है। किसान को अब अगर हम सभी लोग 4-4, 5-5 लोगों का भी एक टारगेट लेके चले ना, कि हम लोग कोशिश करेंगे 4 संसद ही क्यों रखा है? क्योंकि देखो, जो हमारा आंदोलन पास होना है, जो हमारी रोजगार नीति बन रही है, कहीं ना कहीं वो संसद से बननी है जाके। और जो संसद में लोगों को भेजा जाता है वो पब्लिक भेजती है। तो हम लोग अभी पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, उनके बीच में जो पब्लिक के प्रतिनिधि हैं, अलग अलग संगठनों के लोग हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि ये भी एक संसद ही है, चाहे वो पार्लियामेंट वाली संसद ना हो, लेकिन ये आम लोगों की संसद है। और कहीं ना कहीं संसद में जाके जब हम बात रखेंगे इस रोजगार नीति की, इस कानून की, अगर ये लोग पास कर देंगे तो मेन संसद में तो हो ही जाएगा पास। इसलिए हम लोग यहाँ आयोजित कर रहे हैं। आपका फाउंडेशन अभी बेरोजगारी पे क्या कार्य कर रहा है? देखो, बेरोजगारी, आप पहले तो ये बेरोजगारी का मतलब हमारा सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को जॉब मिले। बेरोजगारी का मतलब है, अगर हम किसानों की बात करें तो उनको एमएसपी मिले, महिलाओं को बात करें तो महिलाओं का खर्चा चलना चाहिए। अगर हम युवाओं की बात करें तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी मिले और उसके अलावा उनको रोजगार भी मिले। तो ये सारी चीज़ें ही, जैसे कामगार संगठनों की बात करें, कामगार मजदूरों की बात करें तो उनको मिनिमम वेजेस मिले, देश में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म हो। तो हम जो बेरोजगारी का मतलब हमारा ये है कि छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, जो भी लोग इस भारत में हैं जो रोजगार पाना चाहते हैं, उनको अपनी क्षमता के हिसाब से रोजगार मिले। तो इसके लिए हम लोग अभी कोशिश यही कर रहे हैं कि एक रोजगार नीति का ड्राफ्ट जो रिसर्च टीम है हमारी उसने तैयार किया है,
उस टीम के द्वारा जो ड्राफ्ट हमारा जो तैयार किया गया, उस ड्राफ्ट को लेकर हम चाहते हैं कि वो एक कानून बने, राष्ट्रीय रोजगार कानून बने और उस कानून को संसद में पास किया जाए। हमारा मानना है कि ये कानून अगर एक बार पास हो गया देश में, ये रोजगार नीति अगर देश में लागू होगी तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आपका जो संसद सभा सत्र रखा है अभी, जो आपने संसद रखा हुआ है संसद सभा को, तो आपने सूरत शहर में ही क्यों चुना? ये सूरत शहर में नहीं है, एक्चुअली हम लोग भारत के हर जिले में कर रहे हैं ये हम जो चीज़ रोजगार संसद कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों नवसारी में था, उससे पहले पंचमहल के गोधरा में था, अभी ये सूरत में है। इसके अलावा भी आने वाले दिनों में राजकोट में भी है, अहमदाबाद में भी है। तो भारत के हर राज्य में, हर जिले में हम लोग संसद आयोजित कर रहे हैं। आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद इसकी जरूरत पड़ी, क्या लगता है कि देश में इसकी जरूरत पहले थी या नहीं, और सरकारों ने और मौजूदा सरकार की नीतियों को देखते हुए क्या लगता है आप इसमें सफलता प्राप्त करेंगे? सर देखो, ज़रूरत तो इसकी बहुत पहले से है, लेकिन ये हमारी कहीं ना कहीं बदनसीबी है कि भारत में इतनी बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और इसके लिए आज तक देश में कोई राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं है। तो ज़रूरत तो बहुत पहले से है और अभी तक ये है भी नहीं। अब हम कहीं ना कहीं जो आज़ादी के जो शहीद थे उनका क्या सपना था कि अभी आज़ादी तो हमें मिल गई थी, गोरे अंग्रेज़ तो चले गए थे, लेकिन जो काले अंग्रेज़ है उनसे आज भी आज़ादी नहीं मिली है। अगर मैं गुजरात राज्य में आज मैं खड़ा हूँ, इस राज्य की अगर मैं बात करूँ तो आज भी आए दिन कामगार संगठन अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं। कितने कितने पैसे मिलते हैं उनको, किसी को 7,000, किसी को 8,000, किसी को 6,000। तो हम ये चाहते हैं कि यार कम से कम उनको 15-20 हज़ार तो मिले। जिस देश में पेट्रोल 100 रुपये है, टमाटर 150 रुपये किलो है, उस देश में 7,000 रुपये बंदा कैसे गुजारा करेगा? तो आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। उस हिसाब से कहीं ना कहीं मिनिमम वेज भी, लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आंदोलन इसको लेकर बड़े लेवल पे आज खड़ा होना चाहिए और हो जाएगा, क्योंकि लोगों की आज ज़रूरत है रोजगार। आपके फाउंडेशन के साथ राष्ट्रीय पार्टियां भी कोई जुड़ी हुई हैं? देखो, जैसे मैंने बताया कि ये संगठन जो है ये एक वैचारिक संगठन है। हर वो व्यक्ति जिसको रोजगार की ज़रूरत है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो, चाहे वो किसी एनजीओ का व्यक्ति हो, या फिर कोई प्रोफेशनल हो, या फिर कॉरपोरेट का बंदा भी हो, जो भी इस देश में चाहता है कि मज़दूरों को मिनिमम वेजेस मिले, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले, किसानों को एमएसपी मिले, देश में जो ये आए दिन पेपर लीक होते हैं, ये समस्या से निजात मिले, जितनी भी ये समस्याएं हैं जो युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं ख़राब कर रही है, अंधकार में डाल रही है, वो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसके अंदर। सरकार की नीतियाँ और अंकित जी जैसा आपने कार्य शुरू किया है, ये तो उम्दा कार्य है, लेकिन सरकारी नीतियों से आप लोग कैसे निपटेंगे? क्योंकि सरकार की नीतियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद उनको अड़चन रुपी होगा, तो उसके लिए क्या प्रावधान आप लोग बनाया है, क्या प्रावधान है आपके लिए? देखो, सरकार को तो अड़चन होगा ही होगा, क्योंकि अगर मैं तो बाहर नहीं जा रहा, अगर गुजरात की बात करूं, 25 साल से एक ही पार्टी की सरकार है गुजरात में, और आज भी अगर 25 साल के बाद भी आप लोग कामगार मजदूरों को, देश के किसानों को, यहाँ की जो माताएं बहनें हैं, अगर उनकी बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हो, तो जनता को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। तो लड़ना तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखो, सरकारें कौन बनाता है? जनता बनाती है। सरकारें बनाती भी जनता और गिराती भी जनता है। तो अगर मान लो सरकार अपना काम सही से नहीं कर रही है, तो जनता ये जो आवाज़ उठाएगी, फिर सरकार को याद आएगी, फिर वो काम ठीक कर लेगी। अगर नहीं काम ठीक करेगी तो सरकार पलट दी जाएगी। अंकित जी, आप जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास के लिए जो जागरूकता चाहिए हमारे कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए, और जो जितने भी निचली कक्षा के लोग हैं उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं, उसके लिए आप क्या करोगे? सर, मैं तो यही कहूँगा, गुजरात में चुनाव के समय पे भी हमने साथियों को यही कहा था, काफ़ी जो कामगार संगठनों के लीडर हैं वो भी हमारी नॉलेज में, उनसे बातचीत भी हुई थी, कि अगर आपको इन समस्याओं से निजात, जो ये जितने भी हमारे कामगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, युवा लोग हैं, अगर इन सबको इन समस्या से निजात दिलाना है तो हम सबको मिलकर एक साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब जैसे देश की बात, फाउंडेशन भारत के हर राज्य में जाकर हर ज़िले में रोजगार संसद कर रहा है, ऐसे सभी युवाओं से हम बात कर रहे हैं जो इस मुद्दे पे आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो मैं तो इन सब साथियों को, गुजरात के कामगार मजदूरों को यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए, इस आंदोलन में प्रतिभागी बनिए, इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब दिल्ली में जाकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे तभी यहाँ की समस्या का समाधान निकलेगा। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि सहसी सरकार सुनेगी, क्योंकि 25 साल तो ऑलरेडी सरकार को हो चुके हैं गुजरात में। अब तक अपने देश के किन किन हिस्सों में अपने
रोजगार संसद को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और कितनी सफलता आपको मिल रही है? करीब करीब 26 राज्य टारगेट है हमारा। 26 राज्य के अलग अलग कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे मैं गुजरात और 1-2 राज्यों को कोऑर्डिनेट करता हूँ, ऐसे ही हर राज्य के लिए अलग अलग सेंट्रल कोऑर्डिनेटर साथी है हमारे। सेंट्रल टीम के साथी राव साहब पाटिल हैं, रमाकांत सर हैं, और भी हमारे साथी हैं देश की बात फाउंडेशन की, जिनके पास अलग अलग राज्य की जिम्मेदारी है, अलग अलग राज्य में अलग अलग जिले की जिम्मेदारी है। तो हम करीब करीब अभी 14 राज्यों में हम ये स्टार्ट कर चुके हैं और करीब करीब 100 के आसपास जिलों में हमने रोजगार संसद आयोजित कर लिया है। हमारा टारगेट है कि 500 जिले में हम लोग अभी कर लेंगे आंदोलन से पहले। चलते चलते अंतिम सवाल, हालांकि ये बहुत कठिन कार्य है, इतना आसान लग नहीं रहा, सरकारी अड़चन हो सकती है आने वाले समय में, अड़चनें होंगी सरकार की तरफ से, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? हम तो कुछ नहीं करेंगे सर, जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे समाधान भी उतनी जल्दी निकलेगा, क्योंकि वो तो देखो समय समय पर रणनीति बनाई जाएगी। अगर सरकार हमें नहीं करने देगी तो हम अपनी प्लानिंग और अच्छी करेंगे, क्योंकि देखो मेन तो क्या है, जितना बड़ा आंदोलन होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना बड़ा आंदोलन होगा, जितना बड़ा आंदोलन होगा सरकार भी कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करेगी उसमें, तो उसके तो समय समय पर निकाले जाएंगे। क्योंकि ये बात सच आपकी कि सरकारें अड़चन पैदा करेंगी, लेकिन उसका सोल्यूशन भी जनता को ही निकालना है, क्योंकि जनता ने सरकार को बनाया है। यानी कि पूरा जोर शोर से लग जाएगी और हमारी कोशिश है कि हम दिसंबर में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे देश में, ये पूरी कोशिश रहेगी।